नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ का स्थापना कब हुई थी। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो इनका स्थापना है तो सन 1969 में। और दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। संरक्षण और सुरक्षा। और सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि संसद का अस्थायी सदन किसे कहते हैं? तो संसद का अस्थायी सदन कहा जाता है राज्यसभा का। जी हाँ दोस्तों, संसद का अस्थायी सदस्य जो है सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है। संसद के कुल कितने सदन हैं? तो संसद के कुल 2 सदन हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन है कि संसद कुल कितने सदन है, तो संसद के कुल 2 सदन है। एक है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा। अगर आपका क्वेश्चन है कि संसद में कुल कितने अंग है, तो संसद के कुल 3 अंग है। 2 सदन हो जाएगा और एक इसका प्रेसिडेंट यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के 3 अंग हो जाए। अगला आपका क्वेश्चन है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी का नाम है आइजोल। जी हाँ दोस्तों, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। दोस्तों, आप अपना राज्य राजधानी क्लियर रखिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर रखना है कि किस राज्य में कितने जिले हैं, क्योंकि अगर आपके स्टेट लेवल के एग्जाम है तो इसमें आपके स्टेट का जो है क्वेश्चन पूछेगा। साथ ही साथ जिस स्टेट का आप तैयारी करते हैं, जिस स्टेट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो उस स्टेट का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस स्टेट में आपका एग्जाम है उस स्टेट में कुल कितने जिले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट जानकारी मिलेगी। जो लेटेस्ट जानकारी है, जो लेटेस्ट न्यूज है कि कुल कितने जिले हैं, उसको मैंने वीडियो बनाया है, उसमें बताया है। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने जिले हैं, तो भारत में कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 771। और अगर आपका आंसर हो जाए 773, अगर ऑप्शन दिया है तो 773 भी सही होगा, क्योंकि 771 जो है जिले हैं, प्लस 2 जिले जो है मुजफ्फराबाद और एक और जो है पीओके में, ये दोनों जिला बनाए गए हैं, लेकिन अभी इनका संचालन नहीं हो रहा है। अभी वहाँ पे कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। तो भारत में कुल जिले कितने हैं? तो 771। अगला आपका क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय जो है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है, ठीक है। और यहीं पर नाटो का भी मुख्यालय है। यूरोपियन यूनियन में कुल कितने देश है? तो यूरोपियन यूनियन में कुल आपका जो है 27 देश है, जबकि नाटो में 31 देश है। नाटो का नया देश कौन है? तो वो है फिनलैंड। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की सीमा कितने देश से लगी है? तो भारत की सीमा जो है 7+4 यानी कि 11 देशों के साथ लगी है। अब दोस्तों, इसमें 7+4 का क्या मतलब है? तो देखिए, 7+4 का मतलब है कि 7 जो है स्थलीय रूप से सीमा अपना साझा करते हैं, और जो 4 देश है वो जलीय रूप से भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, 3 ऐसे देश हैं जो कि जलीय और स्थलीय रूप से भी सीमा साझा करते हैं। तो 3 देश हैं आपका म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जबकि 4 आपके देश जो है श्रीलंका, थाईलैंड और मालदीव और इंडोनेशिया। ये 4 ऐसे देश हैं जो केवल जलीय सीमा भारत के साथ साझा करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है, यानी कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है? तो देखिए, पलायन वेग वो वेग होता है जिससे कि अगर उस वेग से ज़्यादा स्पीड से अगर किसी वस्तु को फेंका जाए, यानी कि उस वस्तु को पलायन वेग से ज़्यादा का वेग प्राप्त हो जाए, तो वह वस्तु जो है पृथ्वी को छोड़कर जो है अंतरिक्ष में चली जाएगी, यानी कि वह पृथ्वी के खिंचाव से बाहर हो जाएगी। तो उस वेग को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। अगर आप लोग जो है हाथ में कोई बॉल ले लें और उसको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर फेंक देंगे, तो वह जो है कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, क्योंकि जो है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी पिंड को खींचती है अपनी तरफ, लेकिन वह 11.2 किलोमीटर स्पीड का अगर स्पीड लगा देंगे तो वह जो है बिल्कुल पृथ्वी से बाहर चली जाएगी, पृथ्वी पर कभी वापस लौट कर नहीं आएगी, इसलिए उसको कहा जाता है पलायन वेग। अगला आपका क्वेश्चन है कि महामना की उपाधि किसे प्राप्त है? तो महामना की उपाधि प्राप्त है पंडित मदन मोहन मालवीय। जी हाँ दोस्तों, मदन मोहन मालवीय जो कि जिन्होंने कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया, बीएचयू की स्थापना किया, इन्हें ही कहा जाता है महामाना, इन्हें ही महामाना की उपाधि दी गई है। दोस्तों, आप अपने जो है महापुरुषों के उपनाम जो है इसको क्लियर रखिएगा, क्योंकि आपके 1 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप जो है महामाना किसे कहते हैं, राष्ट्रबंधु किसे कहते हैं, बाबूजी किसे कहा जाता है, गुरुदेव किसे कहा जाता है, ये सबको याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस द्रव्य में होती है? तो द्रव्य की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा तेज होती है ठोस में, क्योंकि इसके जो ठोस के जो अणु होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, और सबसे ज्यादा जो सबसे
स्पीड कम हो जाती है ध्वनि की, वह किस द्रव्य में, तो वह गैस में, क्योंकि गैस के अणु काफी दूर दूर होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि दुर्ग नामक जगह भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों दुर्ग नामक जो जगह है वह छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में ही दुर्ग नामक एक जगह है और छत्तीसगढ़ में ही भिलाई नामक भी जगह है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जब तैयार हो गया तो संविधान सभा ने इसे अंगीकार किया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान जो है लागू हुआ और उसी दिन से 26 जनवरी को जो है भारत जो है गणतंत्र दिवस मनाता है, क्योंकि संविधान के बाद हमारे देश जो है गणतंत्र हो गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री राम लला की मूर्तिकार कौन है। तो श्री राम लला की मूर्तिकार का मतलब कि जो राम जी की मूर्ति बनी है जो श्री राम मंदिर में, उसकी रचना किसने किया है, सॉरी उसको जो है बनाया किसने है। तो देखिए जो श्री राम लला की मूर्ति है उसको बनाया है अरुण योगी राज ने। जी हाँ दोस्तों, मैसूर के अरुण योगी राज हैं, इन्होंने ही मूर्ति की जो है बनाया है। और दोस्तों आपका राम मंदिर से एक कोई नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आप जो है हमारे चैनल पे जाएंगे तो या फिर कहीं से भी श्री राम मंदिर का जो है इतिहास से लेके भूगोल से लेके उसका वर्तमान तक जरूर पता कर लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक नंबर भी आपके एग्जाम में छूट जाते हैं तो काफी ज्यादा जो है अफसोस होता है। तो श्री राम मंदिर पे मैंने जो वीडियो बनाया उसमें आपका जो है इतिहास से लेके, यानी कि बाबर ने जब श्री राम मंदिर को तोड़ा था और श्री राम मंदिर को जब मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया तब तक की पूरी कहानी पूरी डिटेल में बताई गई है। और साथ ही साथ मंदिर की विशेषता भी बताई गई है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, कितनी मंजिला है, कितने दरवाजे हैं, कितने जो है इसकी चौड़ाई है, कितना इसका क्षेत्र, सारी चीज़ उसमें बताई गई। तो इसे आप लोग जो है जरूर देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। इसमें नीक शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों ये जो है रामायण की एक चौपाई है। दोस्तों पहले क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जाते थे कि इनका प्रयाची क्या हो गया, विलोम क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये जो है अब डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ताकि आपका व्यक्तित्व का भी विकास हो। जी हाँ दोस्तों, ये जो चौपाई है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस की चौपाई है कि गुण अवगुण जानत सब कोई, यानी कि गुण और अवगुण जो है सभी लोग जानते हैं। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई, और जिनको जैसा जो है अच्छा लगता है वो वैसा ही करते हैं। जो व्यक्ति अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको पता है कि यह काम बुरा है, लेकिन जिसका जैसा भाव है, यानी कि जिसका जैसा बुद्धि है, जिसका जैसा विवेक है, वो वैसा ही करेगा। तो ये क्वेश्चन है कि इसमें नीक शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों नीक शब्द का अर्थ होता है अच्छा। ठीक है, तो नीक शब्द का अर्थ होता है अच्छा। अगला आपका क्वेश्चन है कि बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य क्या है, तो वह है जीवन पर्यंत कर्तव्य। दोस्तों सेनाओं के आदर्श वाक्य जो है अपना एक नंबर का जो क्वेश्चन है इसको याद रखिएगा, पता कर लीजिएगा कि कौन सा आदर्श वाक्य किस सेना का है और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी कि जो सेना है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर बीएसएफ, एसएसबी, एनएसजी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये सब एक नंबर का क्वेश्चन है, हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि तमिलनाडु राज्य का राजकीय पहचान क्या है। तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य का राजकीय पहचान है श्री रामनाथ स्वामी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, जो श्री रामनाथ स्वामी मंदिर है वो रामेश्वरम में है और रामेश्वरम नामक जो जगह है वहीं पे श्री रामनाथ मंदिर है। और जो रामेश्वरम जगह है वो किस जिले में है, तो रामेश्वरम स्पेशली बहुत से लोग जानते हैं कि ये जिला है, लेकिन ये जिला नहीं है, रामेश्वरम एक जगह है, यहीं पे रामनाथ स्वामी मंदिर है। और जो जिला का नाम है वो है रामनाथपुरम। जी हाँ दोस्तों, रामनाथपुरम, जो कि मंदिर के नाम से ही जिले का भी जो है नाम पड़ा है, रामनाथपुरम जिले में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर है, तमिलनाडु राज्य है और यह रामेश्वरम के नजदीक है। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुसेना का पूर्वी कमान कहाँ है, यानी कि वायुसेना का जो ईस्ट कमांड है वो कहाँ पे है, तो वह है मेघालय की राजधानी शिलोंग में। वायुसेना के ईस्ट कमांड जो है शिलोंग में है। साथ ही साथ आर्मी का ईस्ट कमांड अगर पूछे तो आपका क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, तो जिस तरह से आर्मी के 7 कमांड है उसी तरह से एयरफोर्स के भी 7 कमांड है और नेवी के 3 कमांड है। तो 7 + 7 + 3 यानी कि 7 + 14 + 3 17 कमांड है। भारतीय सेना के कितने कमांड है, तो यह 17 कमांड है। आप लोग जो है कौन सा कमांड किस जगह पे है तो इसे जरूर याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि गुजरात में कुल कितने जिले हैं, तो गुजरात में कुल 33 जिले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जिले कहाँ पे किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा जिले जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। कितने हैं, तो 75 जिले हैं। उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है राजस्थान का कितने हैं, तो 50 है। और गुजरात में कुल कितने हैं, तो 33 है। बिहार में कुल 38 है। तो जिलों में
की संख्या कितनी है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ठाकुर का कुआं का लेखक कौन है? तो दोस्तों ठाकुर का कुआं का लेखक है मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन यह नाटक है, बहुत ही बेहतरीन नाटक है। इन्होंने इसमें स्पष्टली बताया है कि हमारे समाज में जात पात जो है कितनी बेकार चीज है, कितने जो है लोगों को यह डीएनए में पहुंच गया है, और लोग जो है जात पात को कितना जो है बिल्कुल अपने जो है अपने इज्जत से और सम्मान से जो है जोड़ लेते हैं कि यह हमारी इज्जत और सम्मान का विषय है। जबकि जात पात किसने बनाया? जात पात तो हमने बनाया है, जात पात तो हमने बनाया है। जो जैसा कुल में जन्म ले लेता है, उससे उसके जो है कुल का वो पहचान थोड़े बन जाता है। कुल जो है आप आपके कर्म के अनुसार बनता है। अगर आप कर्म करेंगे, अगर अच्छे व्यक्ति रहेंगे तो आपको लोग ब्राह्मण कहेंगे, अगर आप ज्ञानी रहेंगे तो आपको जो है लोग पंडित कहेंगे। लेकिन अगर आप पंडित में घर में पैदा हो गए और शराब पी रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं, किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो आपको पंडित के नाम पे वो कलंक है आप। ठीक है? तो ये बहुत ही बेहतरीन ये ठाकुर का कुआं का लेखन है, जिसमें दिखाया है कि जो है जाति पात कितनी गंदी चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, इसको खत्म करना चाहिए। आप अपने स्तर से ज़रूर प्रयास कीजिएगा ताकि ये थोड़ा भी कम हो, लेकिन कम हो। अगला आपका क्वेश्चन है कि गाँव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो गाँव का प्रथम नागरिक जो है ग्राम प्रधान कहलाता है। और जिला का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो यह जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है। स्पेशली ये उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में गाँव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान कहलाएगा, बिहार में गाँव का प्रथम नागरिक मुखिया कहलाएगा, और झारखंड में भी मुखिया कहलाएगा। साथ ही साथ अगर आप चले जाएँगे राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तो इधर सरपंच को गाँव का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में है। ठीक है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पे? तो वो अमृतसर में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जिस देश में शिक्षा का सम्मान नहीं होता, उस देश में का विनाश होना स्वाभाविक है। ये किसका कथन है? तो यह चाणक्य का कथन है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कथन कहा है, क्योंकि ये जो है टीचर भी थे, यानी कि आचार्य थे। और ये जो एक बार जो नंद वंश के दरबार में गए थे, तो इनका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ये जो है पूरे जहाँ पे राज्यसभा लगी थी, तो इन्होंने जो है इस पे विचार करने की बात कही थी कि हमारे राज्य में जो है वो धीरे-धीरे शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इसको सही करना चाहिए। तो लोग जो है इनकी बातों पे कम ध्यान दिए, लेकिन इनका चेहरा था कुरूप था, इसको देखकर उन्होंने काफ़ी मज़ाक उड़ाया। तो उसी समय कहा कि जिस देश में शिक्षा का सम्मान नहीं होता, उस देश का विनाश होना स्वाभाविक है। और उसी बात से इन्होंने काफ़ी इतना ज़्यादा आहत हुए कि पूरा नंद वंश का इन्होंने विनाश कर दिया। तो जिस देश में शिक्षा का सम्मान नहीं होता, उस देश का विनाश होना स्वाभाविक हो। ये किसका कथन है? तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त का ही कथन है, क्योंकि चाणक्य को कौटिल्य, कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य के 3 नाम थे। दोस्तों, ये बात आज भी स्वाभाविक है, बिल्कुल सत्य है कि जिस देश में शिक्षक सम्मान, यानी कि अगर हमारे भारत देश में अगर शिक्षक सम्मान नहीं हो रहा है, तो हमारे भारत देश का भी एक ना एक दिन पतन हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं भारत सरकार शिक्षा को जो है काफ़ी तवज्जो देने लगे, शिक्षा में सुधार कर दे, तो भारत फिर से सोने की चिड़िया विश्वगुरु बन जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस गोलार्ध में है, यानी कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए, भारत जो पृथ्वी है 2 गोलार्ध में, पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बाँटा गया, पृथ्वी को 2 हिस्से में बाँटा गया। तो एक गोलार्ध है उसका उत्तरी और दूसरा है इसका दक्षिणी। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है? क्योंकि भारत को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करते हैं, तो कर्क रेखा किसमें है? तो वह उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसीलिए भारत को भी जो है उत्तरी गोलार्ध में माना गया है, यानी भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा भारत को, तो दोस्तों वही मैंने जो पहले बताया कि भारत को किस रेखा बीचों-बीच से बाँटती है, तो भारत को कर्क रेखा बीचों-बीच से बाँटती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एसएसबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि मुख्यालय कहाँ है? तो सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। दोस्तों, सेना के किस सेना का कहाँ पर हेडक्वार्टर है, या फिर नेवी का, आर्मी का, बीएसएफ का, एसएसबी का, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसे जरूर आप लोग क्लियर रखिएगा, क्योंकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। साथ ही साथ इनके आदर्श वाक्य जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ना छूटे, खासकर डिफेंस के एग्जाम में। तो दोस्तों, आपके 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो इसे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।